हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने के इस सेशन में हम आपसे जिस नवीन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है बंद हुए साझेदारी खाते में पाई गई अशुद्धियों का सुधार। कभी कभी ऐसा होता है कि जब साझेदारी खाते बनाए जाते हैं तो साझेदारी खातों को बनाए जाने के दौरान कुछ गलतियां कर दी जाती हैं। गलतियां करने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ नियमों में कन्फ्यूज़न हो जाता है या कुछ किए गए परिवर्तनों के बारे में जो जानकारी है वो रिकॉल नहीं हो पाती है और खाते उसी पुरानी विधियों के अनुसार बना दिए जाते हैं। फिर बाद में खाते फाइनल हो जाते हैं। फाइनल हो जाने के बाद उनके प्रभाव को देखकर, उनके इफ़ेक्ट को देखकर गलतियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में खाते संदेहास्पद स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिर उनमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। सुधार करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम उन सारी गलतियों का सुधार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें कि कौन कौन सी गलतियां की जा सकती हैं और उन गलतियों का सुधार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी बंद हुए साझेदारी लेखों में समायोजन तथा भूल अथवा अशुद्धि का सुधार। इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कभी कभी किसी लेखा वर्ष के अंत में साझेदारी के खातों को बंद करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि लेखों में कोई त्रुटि रह गई है अथवा साझेदारी संलेख के नियमों का पालन नहीं किया गया है। जो भी साझेदारी संलेख बनाया गया है उसमें कुछ शर्तें होंगी, कुछ रूल्स होंगे, उनका अक्षरशः पालन नहीं किया गया है अथवा किसी समझौते को पिछले वर्ष से प्रभावी बनाना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस वर्ष में काम कर रहे होते हैं साझेदारों के बीच में एक नया समझौता हो जाता है कि हम इस नियम को ऐसे नहीं दूसरी विधि से करेंगे और यह प्रभावशाली हमारा होगा करंट ईयर के स्टार्टिंग से या पिछले ईयर के एंड से। तो और ऐसी स्थिति में उस जो समझौता हुआ है उसके नियम को हम फॉलो नहीं करते हैं और अपना अकाउंट क्या करते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं। ठीक है, बनाना हो इन सबके सुधार हेतु समायोजन करना होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्न हैं। अब देखते हैं कि वे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा गलतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है ना, उन पॉइंट्स की अगर बात करें तो आपका पहला पॉइंट है साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज की निश्चित दर का उल्लेख होने के बावजूद ब्याज न लगाना। आपसे चर्चा किया गया है कि साझेदारी संलेख में अगर साझेदारों को ब्याज देने की बात कही गई होगी तभी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, अन्यथा पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। अब जो अकाउंटेंट है उसने यह ध्यान नहीं दिया कि पूंजी पर ब्याज की जो दर है, पूंजी पर ब्याज की जो दर है वो क्या है, निश्चित की गई है। ठीक है ना। लेकिन जो अकाउंटेंट है जिसने इस लेखा को बनाया है उसके दिमाग में यह बात याद नहीं रही और उसने क्या किया, ब्याज लगाया ही नहीं। उसके दिमाग में ऐसी बात रही कि साझेदारी संलेख के अनुसार ब्याज नहीं लगना है और वो ब्याज नहीं लगाया। ठीक है, या अन्य दर से ब्याज लगाया, जो दर वहां पे निश्चित की गई है उस दर को भूलकर वो किसी दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर दिया। फिर या ब्याज दर का उल्लेख न होने पर भी ब्याज लगा दिया। ठीक है ना। पहली वाली सिचुएशन का जस्ट अपोजिट कि साझेदारी संलेख में ब्याज की दर का कोई उल्लेख नहीं है, मीन्स साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर भी उसने क्या कर दिया, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर और इंटरेस्ट उसने कैलकुलेट कर दिया और उस इंटरेस्ट को उसने लेखा पुस्तकों में शो करा दिया। ठीक है ना। तो ये गलतियां हो गई। मीन्स ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पहले से फिक्स्ड हो फिर भी ना लगाना, या न लगाने की स्थिति हो फिर भी लगाना। दूसरी गलती क्या हो सकती है, साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज। आपने इस पर बहुत ही जबरदस्त वीडियो देखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में जो रेट हो
ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ये फिक्स हो पहले से, ठीक है ना, तो का इसका उल्लेख होने के बावजूद ब्याज ना लगाना। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट साझेदारी संलेख में दिया गया हो लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, ब्याज नहीं लगाया, ठीक है ना, या किसी अन्य दर से ब्याज लगा दिया, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है जैसा पिछले पॉइंट में था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ही ना, लेकिन फिर भी उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई एज्यूम करके और रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने इंटरेस्ट लगा दिया हो, ठीक है ना, ये गलतियां हो सकती हैं। या फिर नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को वेतन और कमीशन आदि का भुगतान किया जाना हो, ठीक है। साझेदारी संलेख में बताया गया है कि अगर साझेदारी संलेख में वर्णन है तभी साझेदारों को वेतन और कमीशन दिया जाएगा, और अगर उसमें वर्णन नहीं है तो साझेदारों को कोई वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो ये इन दोनों बातों में एक कन्फ्यूजन रहा, और जहाँ पे वेतन और कमीशन देने की बात की गई हो साझेदारी संलेख में, फिर भी ना किया गया हो अथवा कम या अधिक किया गया हो, जितना सैलरी और कमीशन देने की बात कही गई हो उससे कम या ज़्यादा कर दिया गया हो या नहीं किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ हानि का विभाजन गलत अनुपात में। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उन्होंने रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाकर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर दिया हो। या फिर साझेदारों की ओर से किया गया व्यक्तिगत व्यय, किसी पार्टनर ने यदि अपनी तरफ से अपनी व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई उसने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने कोई खर्च कर दिया हो और उस खर्च को क्या मान लिया जाए, फर्म का एक्सपेंस मान लिया जाए, ठीक है ना, तो ये भी एक गलती हो जाएगी, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस मान लिया जाएगा तो फर्म के प्रॉफिट को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। और अगर व्यक्तिगत व्यय मान लिया जाएगा तो इसका फर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसी गलती है तो इसका भी हमारे फर्म के पूंजी खातों के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिछले वर्षों के लाभ हानि अनुपात को समायोजित करना हो ना, जैसे इस साल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और पिछले साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, तो पिछले साल के इस साल के अकॉर्डिंग पिछले साल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एडजस्ट करना हो और वो उसको एडजस्ट करना वो भूल गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है खाते बंद करने के पश्चात प्रकट हुई भूलों का सुधार करना। इनके अलावा भी और अगर किसी तरह की कोई भूल हुई हो और खातों को बंद करने के बाद उन भूल के बारे में जानकारी हुई हो, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करना, उनका भी सुधार करना। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि अगर हम फाइनल अकाउंट को अपना इसके पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट को हमने फाइनल कर दिया है फिर भी उसमें अशुद्धियां रह रही हैं, तो उन अशुद्धियों को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। अशुद्धियां कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा बताया जा चुका है। इसके अलावा भी अशुद्धियां हो सकती हैं, ये आपको एक छोटा सा नमूना दिया गया है कि इतनी तरह की अशुद्धियां हो सकती हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके अलावा और भी अशुद्धियां हो सकती हैं। अब उन अशुद्धियों को हम दूर कैसे करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि उन अशुद्धियों को हमारे द्वारा दूर कैसे किया जाएगा। तो दूर करने के लिए लेखों में समायोजन करने के लिए निम्न दो विधियों में से कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। तो पार्टनरशिप अकाउंट बनाते समय वहां पे हमारे पास दो विधियां हैं। पहली है कि एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा एक सिंगल एंट्री कर दिया जाए और उस सिंगल एंट्री के द्वारा ये जितनी भी गलतियां हुई हैं इन सारी गलतियों को क्या कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए। और दूसरी विधि है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर इन रेक्टिफिकेशंस का जो इन सारी एरर्स को क्या कर दिया जाए, रेक्टिफाई कर दिया जाए, ठीक है। तो देखते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या बताती है। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, बाय वन एडजस्टमेंट एंट्री। इस विधि में त्रुटियों के प्रभाव के अनुसार एक विश्लेषण तालिका बनाई जाती है, एक हम टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। उस टेबल में इसको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का खातों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो खातों के ऊपर प्रभाव पड़ने का मतलब दो बातें हो सकती हैं, उसने प्रॉफिट को घटा दिया है या प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, या पार्टनर्स की
कैपिटल को कम कर दिया है या पार्टनर्स की कैपिटल को ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, दो प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, फर्म के प्रॉफिट को या तो कम कर देगा या तो फर्म के प्रॉफिट को ज़्यादा कर देगा, बढ़ा देगा, या फिर पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा या पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगा। तो जैसा उसका प्रभाव होगा, एक हम टेबल ड्रॉ करते हैं जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। उस टेबल ड्रॉ करने के दौरान हम देखते हैं कि इसका इन सारी गलतियों का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। तो उस प्रभाव के अनुसार हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, एक तालिका बनाई जाती है जिससे यह मालूम हो जाता है किस साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट या क्रेडिट करने पर समायोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि इन गलतियों के द्वारा जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता लगता है कि कौन से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई और कौन से पार्टनर्स की कैपिटल ज़्यादा हो गई, जबकि दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो जिसकी कैपिटल ज़्यादा है उसमें से अमाउंट को विड्रॉल किया जाएगा, मीन्स उसके खाते को डेबिट कर लेंगे, और जिसकी कैपिटल कम है उसके खाते में अमाउंट इंक्लूड होना है तो उसके खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से सिंगल एंट्री करते हैं और उस सिंगल एंट्री के द्वारा जितनी भी एरर्स हैं उनको क्या कर देते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं। उसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम न्यूमेरिकल करते समय थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, वैसे नॉर्मली इसी मेथड को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। एक अल्टरनेट मेथड भी है जिसे बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन आपको इसको जानना है। लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, ठीक है, इसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है। इस विधि में प्रत्येक समायोजन के लिए जर्नल प्रविष्टि की जाती है। मीन्स जितनी भी एरर्स हो रही हैं, जितनी भी फॉल्ट्स हमको नजर आ रही हैं, उन सारी फॉल्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए हर फॉल्ट के लिए एक अलग जर्नल एंट्री करनी होगी। जैसे यहाँ पे क्या था, एक टेबल बना लिया, टेबल के इफेक्ट के अनुसार हमने एक सिंगल एंट्री करी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको जितनी भी फॉल्ट्स मिलेंगी, इन सारी फॉल्ट्स में जितनी भी हमको एरर्स मिल रही हैं, जितनी भी गलतियां मिल रही हैं, उन सारी गलतियों को प्रभाव के अनुसार हम सारी गलतियों की अलग अलग जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, यदि कोई राशि साझेदार को मिलनी थी, ठीक है, कोई अमाउंट किसी पार्टनर को मिलना था, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता को डेबिट तथा संबंधित साझेदार के खाते को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है ना। अगर कोई अमाउंट किसी पार्टनर को मिलना था और वो नहीं मिला ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि अमाउंट अगर पार्टनर को मिलना था, नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि इसका फर्म का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। तो फर्म के प्रॉफिट को कम करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस जो एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या करें, उसको हम डेबिट करेंगे, तो फर्म के प्रॉफिट को कम कर देगा। और दूसरी तरफ जहां पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड होना था तो वो ऐड नहीं हुआ, तो वहां पे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे तो उसमें जाके वो ऐड हो जाएगा, उसको मेंटेन कर देगा। ठीक है ना। और उसके बाद, और यदि कोई राशि साझेदार के खाते में डेबिट होने से रह गई है, मींस कोई अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में डेबिट होना था, तो ऐसी स्थिति में राशि से साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट तथा लाभ हानि समायोजन खाते को क्रेडिट किया जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट होना था और उन्होंने डेबिट किया नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स रहे कि क्या गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों को सुधार कैसे किया जा सकता है। और सुधार करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक सिंगल प्रविष्टि द्वारा और एक होती है सारे फॉल्ट्स के लिए, सारे एरर्स के लिए अलग अलग प्रविष्टि के द्वारा। तो नॉर्मली प्रयोग में यही वाली फर्स्ट मेथड ही प्रयोग में लाई जाती है कि हम एक टेबल बना लेते हैं, सारे इफेक्ट को उसमें दिखाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अनुसार एक सिंगल एंट्री कर देते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सपोज दैट किसी फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी और डी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2:2, 5:3:2:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है ना।
और इन्होंने इस फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वो है, ए ने 60,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, बी ने 78,000, सी 72,000 एंड डी 78,000। ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 5%। ठीक है ना। गलती क्या किया कि जो अकाउंटेंट था उसने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट ही नहीं किया। ठीक, फर्म में उसने क्या गलती करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसने कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि इसको कैलकुलेट करने के पहले ही जितना प्रॉफिट आया था उन सारे प्रॉफिट्स को इन पार्टनर्स में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, अकाउंट को फाइनलाइज कर दिया। अकाउंट को फाइनलाइज करने की डेट क्या थी हमारी, मार्च 31, 2021। 31 मार्च 2021 को उसने अकाउंट को फाइनलाइज कर दिया, पुस्तकों को बंद कर दिया। बाद में पता चला कि उन लोगों की जो पूंजी थी, जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखी थी, उस पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसने कैलकुलेट ही नहीं किया। अब यहाँ पर हमें समझने की बात क्या है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है, सपोज दैट यहाँ पे हमने एक प्रॉफिट बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ दिखाई जाएगी, डेबिट साइड में दिखाई जाएगी। डेबिट साइड में जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा यहाँ आएगा, और ये क्या करेगा, इधर जितना भी प्रॉफिट हुआ है इसमें से माइनस करने के बाद हमारे प्रॉफिट को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है ना, प्रॉफिट को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को जब घटाया जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कोई बैलेंस आएगा, जो बैलेंस इससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो बिजनेस का प्रॉफिट था वो प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि प्रॉफिट में से इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं किया गया। और दूसरा, इस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया गया, और मींस जो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इन सारे पार्टनर्स को मिलना था वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होकर इन सारे पार्टनर्स को मिल चुका है अभी तक। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में कितना आएगा। तो देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो कितना है, 5% है। तो ए ने 60,000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, इसका हम कैलकुलेट करेंगे 5%। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना आ गया, 3,000 आ गया। ऐसे ही बी ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है, 78,000। 78,000 पे भी इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो आप कैलकुलेट करके देखें इनको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलना चाहिए था, 3,900 रुपीज। इनका 3,900 रुपीज बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलना चाहिए था। सी की बात करें तो सी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है 72,000, इनका भी हम 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इनका जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3,600। 3,600। डी की बात करें, डी ने 78,000 इंट्रोड्यूस कर रखा है, क्योंकि बी और डी का सेम है, तो बी का आया था 3,900। ठीक है। अब देखते हैं कि टोटल करके देखते हैं कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पे कितना आना चाहिए था। इसको ऐड करके अगर हम देखें तो जो टोटल, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन सारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कैलकुलेट किया सारे पार्टनर्स का अलग अलग, इनका टोटल कितना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 400 और 314, 14,400, इसका टोटल 400 रुपीज़। मीन्स ये 14,400 रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अगर डेबिट साइड में डाला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट अकाउंट में डेबिट साइड में अगर डालते इसको, तो ये इतने अमाउंट से प्रॉफिट को क्या करता, कम कर देता। लेकिन चूंकि इस चीज़ को यहाँ पर डाला नहीं गया, इसलिए प्रॉफिट क्या हुआ, इतने अमाउंट से बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, ये 14,100 रुपीज़ का जो अमाउंट है ये इन सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो गया। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि देखो
ए बी सी और डी को मिलना था इतना 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 रुपया, लेकिन क्या हुआ कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो गया ना। अब हम देखते हैं कि इन लोगों को मिला कितना, ये तो मिलना चाहिए था बट मिला कितना, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 + 3 + 2 + 3 ये हो जाएगा 12। इसका मतलब अगर हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं तो ए को 14,400 में 5/12 ये मिला हुआ है, ठीक है। तो 12 से अगर हम 12 जा 142 होता है, 144 होता है, ठीक है। तो 12 5 जा 60 ना, 6000 मीन्स ए को जहां 3000 रुपया मिलना था वहां ए को कितना मिल गया, 6000 मिल गया। अगर हम बी की बात करें तो बी को कितना मिल गया, यहां पे हो जाएगा 1200 का, क्योंकि यहां पे कैलकुलेट किया अभी हमने 1200 आया, 1200 मल्टीप्लाई बाई बी का कितना शेयर है 3, ठीक है ना। तो ये 3600 हो गया, इनको मिल गया 3600। सी की अगर बात की जाए तो 1200 का सी का रेशियो कितना आ रहा है 2, ठीक है ना। तो 2400 इनको मिला। यहां पर अगर डी का रेशियो देखा जाए तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 इसका अमाउंट है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2400, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 2400 और इसको जब माइनस करेंगे 15 और ये 1 मीन्स 1500। आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को 3000 ज्यादा मिला हुआ है, जबकि बी को 300, सी को 1200 और डी को 1500 कम मिला हुआ है। मींस अगर हम ए की कैपिटल से 3000 माइनस करके और 300, 1200 और 1500 अगर बी, सी और डी को प्रोवाइड कर दें तो जो भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसे हम क्या करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये हम एक सिंगल एंट्री करते हैं और इसी सिंगल एंट्री के द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स को जो अभी तक अमाउंट में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, यहाँ पे दूर कर दिए, भी आपका 14,400 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ए की कैपिटल से विड्रॉल करते हैं तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ए से हम कितना विड्रॉल करेंगे 3000 और बी में 300, सी में 1200 और डी में 1500, ठीक है। इस तरह से हमारा हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड करके हम इसका नरेशन लिख देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है अकाउंट को क्लोज करने के बाद तो उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। इस टेबल के द्वारा हम उसके इफेक्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इफेक्ट में जिस पार्टनर को ज्यादा मिल रखा है उसकी कैपिटल से विड्रॉल करते हैं, जिनको जिनको कम मिला उनकी कैपिटल में हम मेंशन कर देते हैं इस चीज को, और इस तरह से आपकी जो एरर थी उस एरर को हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।